17th बीपीएससी का जो फिजिकल ज्योग्राफी और बिहार की ज्योग्राफी है, इसके अतिरिक्त जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है उसके क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे कि किस क्वेश्चन को कैसे हमको अटेम्प्ट करना चाहिए था। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिख रखा है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेशनल डेट लाइन एंड इंडियाज स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है और भारत का जो मानक समय है उसके मध्य कितना अंतर है। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, या तो उसको 180 डिग्री आप ईस्ट बोल लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैप में इधर के तरफ ईस्ट होता है, इधर के तरफ वेस्ट होता है। तो ग्रीनविच रेखा से आप 180 डिग्री इधर चले जाइए या 180 डिग्री वेस्ट में चले जाइए, उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि भारत का मानक समय और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के मध्य कितना अंतर है। तो 180 डिग्री एक तरफ हो गया और भारत का जो मानक समय है वो कितना है, 82.5 डिग्री है, ठीक है। और 82.5 डिग्री में भी क्या है, तो वो ईस्ट में है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का आपको अंतर निकाल देना है, ठीक है। और जो भी इस तरीके से पैरेलल लाइंस होती हैं उनको हम लोग देशांतर बोलते हैं, और इस तरीके से जो भी लाइंस होती हैं उनको हम लोग अक्षांश बोलते हैं। तो 180 माइनस 82.5 अगर आप लोग करेंगे तो उसका आंसर क्या आ रहा होगा, 97.5, ठीक है, 97.5। और कैसा, देशांतर, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि लाइंस ये जो है वो इस तरीके से ग्लोब में खींची गई हैं, ना कि इस तरीके से, ठीक है। तो कभी कभी ये वर्ड्स में आपको कंफ्यूज कर देगा देशांतर और अक्षांश में, तो हम लोगों को देशांतर वाले को ऑप्ट करना है। उसके अगले में देखिए कि पहले से बाद के क्रम में आपको सजाना है। एक आपको ट्रियासिक हो गया, फिर जुरासिक हो गया, और फिर क्रिटेशियस हो गया, ठीक है। ट्रियासिक कौन सा काल रहा हुआ है, तो ट्रियासिक काल रहा हुआ है आपका जब कछुए वगैरह एग्जिस्ट करते थे धरती पर, मतलब जब उनका उद्भव हुआ है। जुरासिक पार्क करके मूवीज भी बनी हुई हैं और उसमें आप देखेंगे तो डायनासोर्स को दिखाया गया है, तो डैट मीन्स कि डायनासोर का ये काल था। और क्रिटेशियस काल में दरारी उद्भेदन हुआ है, ठीक है, लावा वगैरह धरती से के पटल से बाहर आया है और जिसके कारण समस्त जीवों का नाश हो गया है, जिसमें से आपको कौन से लोग हैं, तो डायनासोर भी हैं। तो इसका मतलब कि इसका फिर राइट आंसर क्या होगा, ट्रियासिक, उसके बाद जुरासिक आया है और फिर सबसे आखिर में क्रिटेशियस आया है। 1 2 3 इसका सही आंसर होगा। जुरासिक पार्क मूवी अगर आपके ध्यान में हो तो डायनासोर वगैरह के ऊपर उन लोगों ने बना रखा है। किलायु सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर अवस्थित है, क्या ये जापान में है, चाइना है, यूएसए है या ईरान है। पहला चीज तो जानेंगे कि ये सक्रिय ज्वालामुखी है, और सक्रिय कहने का मतलब है कि बहुत फ्रिक्वेंटली इसमें क्या होता है, उद्भेदन होते रहता है। ये क्या करता है, बर्स्ट करते रहता है टाइम टू टाइम। हाल फिलहाल में भी ये चर्चा में था। देखेंगे क्या लिख रखा है कि हवाई का एक वोल्केनो है किलाउ, जिसके बारे में हम लोगों ने पूछ रखा है। डैट मीन्स कि ये कहाँ पर है, तो आपको हवाई आइलैंड में है, और हवाई आइलैंड कहाँ पड़ता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका आपका सी हो जाएगा। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी ये हवाई आइलैंड किधर को पड़ता है, तो ये पैसिफिक ओशन में पड़ता है, ठीक है। इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इनको भी आप लोग एक बार देखेंगे। अगले में आ जाइए कि भूकंप के मापन में कौन कौन से स्केल्स को यूज किया जाता है। रिक्टर स्केल को यूज करते हैं या मर्केली को यूज करते हैं, इसका राइट आंसर दोनों होगा। दोनों को हम लोग यूज करते हैं, और दोनों के बीच एक मूलभूत अंतर देखिए क्या हो रखा है कि जो रिक्टर स्केल होता है ना, उसमें मैग्नीट्यूड को हम लोग आंकते हैं अर्थक्वेक के, और वहीं जो मर्केली स्केल है ना, वो इंटेंसिटी को मेजर करता है अर्थक्वेक के। दोनों के बीच एक अंतर क्या है कि जो रिक्टर स्केल है वो आपको मैग्नीट्यूड बताता है, और जो मर्केली स्केल है वो आपको इंटेंसिटी को बताता है। तो दैट मीन्स दोनों को हम लोग यूज करते होंगे। क्षुद्र ग्रह, जिनको कभी कभी मिनी प्लैनेट या माइक्रो प्लैनेट भी बोल दिया जाता है, ये किन दो ग्रहों के मध्य अवस्थित हैं। तो देखेंगे कि यहां पर आपको मार्स है,
ठीक है, यहाँ पर आपको अर्थ है, फिर मार्स है और फिर जुपिटर है, और इन्हीं के बीच एक बेल्ट में ये लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे जो आपको इनको माइक्रो या मिनी प्लैनेट्स भी कभी कभी कहा जाता है, ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसका मतलब इसका फिर राइट आंसर क्या होगा, मंगल और बृहस्पति। अगले में आ जाइए कि बिहार का इनमें से कौन सा जनपद झारखंड के साथ कोई सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, अगर मैप वगैरह को हम लोग देखेंगे तो गया, नवादा, जमुई ये सब क्या करते हैं कि आपको सीमा साझा करते हैं। ठीक है, गया, जमुई और नवादा। हाउएवर बक्सर को जब आप देखेंगे ना तो बक्सर आपको यहां पर दिख रहा होगा, और ये कोई सी भी सीमा साझा नहीं करता है झारखंड के साथ। दैट मीन्स कि राइट आंसर आपका क्या होगा, बक्सर। ठीक है, उसके अगले में देखिए जनगणना जो 2011 की है, क्योंकि सबसे आखिरी जनगणना यही है, 2010 साल में एक बार होता है, और 2021 की जनगणना कोविड सिचुएशन के कारण हो नहीं पाई, तो एग्जाम वगैरह में आपसे 2011 के डेटा पूछे जाएंगे। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, तो मुंगेर का है, इट इज ओनली 876, और सबसे ज्यादा पूछे तो ये आपको गोपालगंज का है, 1021। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला, कई बार बीपीएससी पूछ रखा है, ये पश्चिमी चंपारण है। और थोड़ा अगर एटलस वगैरह को भी हम लोग सूक्ष्मता से देखेंगे तो मोटे तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पश्चिमी चंपारण देखेंगे, ठीक है, जिसका मुख्यालय आपको बेतिया है, और वहीं पूर्वी चंपारण का आपको मोतिहारी है। ठीक है, तो आपको पश्चिमी चंपारण थोड़ा सा देख करके ज्यादा बड़ा लगेगा, और अगर वैसे नहीं भी देख पाते हैं तो मैकेनिकली याद रखेंगे कि सबसे बड़ा जिला आपको पश्चिमी चंपारण है। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा क्या है। भिन्न भिन्न किताबों में किसी में आपको 112 सेंटीमीटर दिखेगा, किसी में 119 दिखेगा। हाउएवर ये 200 से अधिक तो है नहीं, 200 से अधिक रहता तो फिर आपको यहाँ पर सदाबहार वन वगैरह देखने को मिलते, जैसा कंडीशन है नहीं, सदाबहार वन यहाँ मिलते नहीं है, और राइट आंसर फिर हो जाएगा आपको 100 से लेके 150 सेंटीमीटर के मध्य। दरभंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है, इसको देखेंगे। आरजी भंडारकर और राजेंद्र लाल मिश्र कौन है। ठीक है, तो ये लोग भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। जो आरजी भंडारकर साहब हैं, इन्होंने सातवाहनों का इतिहास वगैरह लिखा है, दक्कन भारत का इतिहास लिखा है, और वहीं इंडो एरियंस करके पुस्तक लिखी हुई है राजेंद्र लाल मिश्र ने। ठीक है, ऐसे इंडिया में बहुत सारे हिस्टोरियंस आपको मिलेंगे, किनका किनका आप नाम याद रखेंगे, बहुतों का नहीं याद रखना है। हाउएवर अगर एनसीईआरटी में कोई नाम दिए हुए हैं तो वो दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। तो ये लोग कौन लोग हैं, भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में गलत कथन की आपको पहचान करनी है। किसी भी हड़प्पा स्थल पर मंदिर नहीं पाया गया है, ये देखिए सही स्टेटमेंट है। ठीक है, दो धर्म किसी ना किसी रूम में प्रेजेंट था, लेकिन बहुत प्रोमिनेंट नहीं था आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और आपको मंदिरों वगैरह के कोई से भी वहां पर अवशेष हमको नहीं मिलते हैं। लोथल जो कि इनका डॉकयार्ड था, वहां पर अग्नि पूजा की परंपरा थी, ये भी सच है। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दो व्यापार केंद्रों का उल्लेख मिलता है, दिलमन और मक्कन, ये भी सही है। और मेलुहा दक्षिण भारत के लिए प्रचलित नाम था, तो ये मेलुहा दक्षिण भारत के लिए प्रचलित नाम नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट के लिए क्या था, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए ही एक शब्द वो लोग इस्तेमाल में लाते थे, दैट इज मेलुहा। ठीक है, द इमोटल्स ऑफ मेलुहा करके एक पुस्तक भी है, भगवान शंकर की जीवनी के ऊपर वो लिखा गया है। पंचमार्ग क्या होते थे, क्या ये आभूषण थे, या पंच आधारित ग्रामीण न्याय व्यवस्था थी, या प्राचीन सिक्के थे, या महाजनपद काल के 5 प्रमुख नगर थे। कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी ऐसी शब्दावली इस्तेमाल में लाई जाती है, क्योंकि पंच दे रखा है। हाउएवर ये प्राचीन सिक्के होते थे, जिनको आपको आहत भी कहा जाता था। वाई द नेम आहत इज देयर, बिकॉज आपको मोल्टन जो भी मेटल होता था उसको पीट पीट करके उन सिक्कों को बनाया जाता था, इसीलिए उनको आहत कहा जाता था, जिनका एक नाम और क्या है, पंचमार्ग। जैन धर्म के 5 व्रतों में क्या शामिल नहीं है। ठीक है,
तो अमृषा, ठीक है, ये आपको सत्य के लिए एक शब्द इस्तेमाल में लाया गया है। अमृषा मतलब होता है झूठ नहीं बोलना, ये भी सही है। औचौर्य मतलब आपको चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह मतलब दूसरे की चीजों को देख करके जलना नहीं है। उनके पोजीशन की इच्छा नहीं व्यक्त करनी है। और दिगंबर हाउएवर क्या है ना कि इनमें दो बंटवारे हुए, जैन धर्म में बंटवारा हुआ, एक दिगंबर और एक आपको क्या है, श्वेतांबर, ठीक है। जो साउथ इंडिया में चले गए हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में, वो लोग क्या थे, दिगंबर हो गए। और जो लोग मगध में भीषण अकाल पड़ने के बावजूद वहां जमे रहे, वो लोग आपको श्वेतांबर। तो राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा इसका, डी, ठीक है। ये जो ट्रुथ है ना, सत्य, इसी के लिए एक शब्द अमृषा भी इस्तेमाल में लाया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछने का मकसद ही यही है कि इस शब्द को भी आप लोग जानेंगे। और क्यों जानेंगे, बिकॉज ट्रुथ के लिए यही शब्द एनसीईआरटी में दे रखा है। ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो जो जैनियों वाला चैप्टर है ना, जैन धर्म से संबंधित चैप्टर है, उसमें आपको ये चीजें मिलेगी। अमरकोश पुस्तक किस चीज के ऊपर है, ठीक है, ये अमर सिंह ने लिखा है। किस कालखंड के ये थे, तो ये गुप्तकालीन थे, ठीक है। 9 रत्नों में से एक इनको गिना जाता है। ये भी एग्जाम में पूछे अमरकोश किन्होंने लिखा है, तो अमर सिंह ने लिखा है। और ये क्या है, संस्कृत की आपको डिक्शनरी है, संस्कृत का शब्दकोश। अगले में आ जाइए, मध्यकालीन गुलामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जो फिरोज तुगलक था, हैज हैड मोर देन 1.5 लाख स्लेव्स, ये सही स्टेटमेंट है। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 1.8 लाख गुलाम जो है वो फिरोज तुगलक जो है सो कि जमा कर रखा था। और जो गुलाम, इतने बड़ी संख्या में गुलामों को इकट्ठा होने के कारण ही गुलामों का भी काल इसके कालखंड को कहा जाता है। जो स्लेव थे उनका कंडीशन डोमेस्टिक सर्वेंट से बेटर था, उनका सोशल स्टेटस बेटर था, ये भी सच है। दे ऑल्सो हैड द फ्रीडम टू मैरी एंड ऑन सम प्रॉपर्टी, क्या वो शादी कर सकते थे, तो हाँ, उनको शादी भी अलाउड थी। और एक बहुत लिमिटेड मात्रा में वो क्या कर सकते थे, प्रॉपर्टी भी रख सकते थे। अगेन ये तीनों स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। हाउएवर, सही जानना और क्वेश्चन को सही सही कर लेना, दोनों में थोड़ा अंतर होता है। क्यों सही हम लोग तब वहां पर कर पाएंगे जब हम लोग नीचे का भी स्टेटमेंट देखेंगे। नीचे क्या लिख रखा है कि इनमें से कितने कथन गलत हैं। तो अगर ये तीनों स्टेटमेंट गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट सही है, तो दैट मीन्स गलत स्टेटमेंट इनमें से एक भी नहीं है। राइट आंसर वुड बी डी। कौन सा दिल्ली सुल्तान अमीरों को मोटी मोटी तनख्वाहें एवं भत्ते देने के लिए जाना जाता है, तो ये मोहम्मद तुगलक था, जिसने बहुत सारे गलत डिसीजंस लिए थे, जिसमें से एक राजधानी का दिल्ली से स्थानांतरण है, दूसरा सांकेतिक मुद्रा है। ठीक ऐसा ही एक गलत डिसीजन इसने ये भी लिया था, जिसके कारण सरकारी खजाना इनका खाली हो रखा था। आरेबेस्क शब्द का संबंध किससे है, क्या ये वास्तुकला से है, सैन्य प्रणाली, ग्रिड आधारित नहर प्रणाली, या इस्लामिक साहित्य, ठीक है। तो अरेबेस्क क्या होता है, इस चीज को देख सकते हैं यहाँ पर। जो वास्तुकला में क्या होता है ना कि इस्लाम में जीवित चीजों को, पेड़ पौधों को, या फिर आपको पार्डन मी, जानवरों को, मनुष्यों को बनाने की मनाही होती है। फिर भी अगर आपको अपनी बिल्डिंग्स को बनाना है, सजाना संवारना है, तो आप ज्योमेट्रिक डिजाइन्स इस्तेमाल में लाएंगे, फूल पत्तियां इस्तेमाल में लाएंगे। और वही यहाँ पर दे रखा है, दैट मीन्स जो अरेबेस्क होता होगा ये वास्तुकला से संबंधित आपको एक टर्म है, और ये इस्लामी आपको वास्तुकला का एक पार्ट है, ठीक है। इस्लामिक भी लिख रखा है यहाँ पर, हाउएवर यहाँ पर साहित्य दे रखा है, दैट मेक्स इट अ रॉन्ग ऑप्शन। हमीदुद्दीन नागौरी किस सिले से संबंधित थे, तो ये सुहरावर्दी थे। जो चिश्ती लोग थे वो क्या करते थे, राजकीय संरक्षण में नहीं रहते थे, वो एकदम मस्त मौलाना टाइप से क्या करते थे, भिखारियों जैसा जीवन जीते थे। हाउएवर जो सुहरावर्दी थे उन्होंने राजकीय आपको बड़े बड़े पद भी स्वीकार किए और बहुत विलासितापूर्व ये जीवन जीते थे। तो वैसे ही एक हमीदुद्दीन नागौरी हैं जो सुहरावर्दी सेक्ट के थे। किसने बाबर को हराकर समरकंद पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण बाबर को क्या करना पड़ा है, अफगान की तरफ मूव करना पड़ा है, और वहीं से फिर वो ग्रेजुअली भारत की तरफ आ गया है, ठीक है। तो ये सैबानी खां था जिसने 1504 में बाबर को हराया, और फिर बाबर को ग्रेजुअली मूव ऑन करना पड़ा है आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के तरफ।
इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसका है, तो ये आपको बी आर अम्बेडकर साहेब का है, इस पे ध्यान देंगे। पील आयोग किस चीज से संबंधित है, तो ये सैन्य सुधार से संबंधित है। 1857 का जो रिवोल्ट था उसके पहले इंडियंस, अंग्रेज इज टू इंडियन, जो सैन्य अनुपात था वो 1:5 था। कहने का मतलब कि हर एक अंग्रेज के लिए 5 भारतीय था। लेकिन जो आयोग था इसने रेकमेंड किया कि नहीं, अंग्रेजों की संख्या और बढ़ाने की जरूरत है, यूरोपियों की संख्या और बढ़ाने की जरूरत है, ताकि किसी और आगे आने वाले बड़े मेजर रिवोल्ट को हम लोग कुचल सके। इसने कहा कि 1:5 को बढ़ा के कम से कम 2:5 करें। दैट मीन्स पील आयोग किससे संबंधित है, सैन्य सुधार से। और किस कालखंड का ये रहा होगा, तो 1857 महाविद्रोह के बाद का। कहां पर जमींदारी भू राजस्व व्यवस्था नहीं थी, तो बंगाल, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक और बनारस, इन सारी जगहों पर जमींदारी थी। हावेवर मध्य प्रदेश प्रांत में आपको जमींदारी प्रोमिनेंट नहीं थी, ठीक है। और उस समय का बंगाल कहने का मतलब कि उसमें उड़ीसा और बिहार दोनों सम्मिलित रहे होंगे, ठीक है। टॉमस मुनरो जो है वो किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है, तो ये रैयतवाड़ी से संबंधित है, इसको देखेंगे। किस समिति की अनुशंसा पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया, तो ये एकवर्थ समिति थी 1920 के दशक की। और पुनः अभी देखेंगे कि मोदी गवर्नमेंट, जो एनडीए गवर्नमेंट है, इसने 2017 में क्या किया है कि रेलवे और आम बजट को फिर से मर्ज कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि ये जो बजट शब्द जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 के तहत लिस्टेड है, तो पहले क्या होता था कि रेलवे एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री अंग्रेजों के लिए थी, और एकवर्थ कमेटी ने बताया कि भारत में अंग्रेजों के प्रशासनिक नियंत्रण के लिए रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कच्चे माल को क्या करती है, दूर दराज के इलाकों से पोर्ट्स तक लेके आती है और हमारे बने हुए मैन्युफैक्चर गुड्स को गांव-गांव तक डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके अतिरिक्त कहीं पर सैन्य विद्रोह हुआ तो बहुत द्रुत गति से क्या कर सकते हैं, आप अपने सिपाहियों को वहां तक पहुंचा सकते हैं, उस विद्रोह की जगह तक। तो इसीलिए इसके अलग से प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए, बजट अलग कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। और 2017 में पुनः इसको मर्ज कर दिया गया, इसको भी ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित कथन किसका है कि रेलवे के विकास पर खुश होना मोर और लेस वैसा ही है जैसा दूसरों की पत्नी पर खर्च करना। ये बाल गंगाधर तिलक साहब का स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी में दे भी रखा है। बाल गंगाधर तिलक साहब का कहना था ना कि जो भी उदारवादी लोग ये सोच करके खुश हो रहे हैं कि अंग्रेज इंडिया में कुछ ना कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रेलवेज वगैरह है, तो इससे कोई बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से रेलवे को यूज करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर भारतीय जो भी आय हो रही है अंग्रेजों को, उससे गारंटी शुदा वो लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न्स दे रहे हैं। उसका बजट भी किस पर, उसका बोझ भी किस पर जा रहा है, भारतीयों पर ही जा रहा है। इसके अतिरिक्त 3 ये कारण अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा ही कि आप कच्चे माल को निकाल करके ले आ रहे हैं पोर्ट्स तक, अपने मैन्युफैक्चर्ड सामान को, बने बनाए उत्पादों को क्या कर रहे हैं, गांव गांव तक पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण भारतीय किसानों, भारतीय वास्तुकारों की दुर्दशा हो रही है, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर तिलक साहब का कहना था कि ये वैसा ही है जैसे दूसरे की पत्नी बहुत गहने से सजी धजी है और हम बहुत खुश हो रहे हैं कि वाओ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू कीप दैट इन माइंड कि वो जितने गहने हैं या जितनी सुंदरता है वो पड़ोस के किन्हीं की है, न कि आपके घर की, आपकी श्रीमती की है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किन्होंने लिखा है, तो आरसी दत्त साहब ने लिखा है, ठीक है। नौरोजी ने किसे अनिष्टों का अनिष्ट कहा, क्या भारत में लड़े गए यूरोपीय युद्ध, ठीक है, भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप, मुक्त व्यापार नीति और धन का निष्कासन, इन चारों चीजों की निंदा की है दादा भाई नौरोजी ने। हावेवर अनिष्टों का अनिष्ट कहा गया है धन के निष्कासन को, ठीक है। जॉन शुलिवेन करके आपको मद्रास के रिवेन्यू बोर्ड के प्रेसिडेंट थे, उनका एक स्टेटमेंट भी आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं। वो इसी ड्रेनेज ऑफ वेल्थ को लेकर के क्या बोलते हैं कि
आपको हमारा जो फिनेंशियल सिस्टम है वो कुछ ऐसा ही है, जो गंगा के पास से, गंगा नदी के पास से अच्छे रिसोर्सेज को किसी स्पंज की तरह निचोड़ता है और कहां पर ले आकर के छोड़ देता है अच्छे रिसोर्सेज को, टेम्स नदी तक। ठीक है, इसका मतलब इंडिया की सारी अच्छी चीजें आप इंग्लैंड को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, 49 देखेंगे, अफीम की खेती को अंग्रेजों ने कब अपने अधिकार में लिया? 1773 में लिया, और आगे जाकर के चाइना में इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया, और इसी को लेकर के चाइना के साथ अंग्रेजों के 2 ओपियम वॉर्स भी होते हैं। ताराशंकर बंदोपाध्याय के उपन्यास गण देवता में किस प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो ये जजमानी प्रथा का उल्लेख मिलता है। जजमानी प्रथा थी क्या? गांधी जिस तरीके से ग्रामीण स्वराज के बड़े पक्षधर थे, उनका मानना था कि इंडियन जो विलेजेस है ना, वो सेल्फ सफिशिएंट हैं। ठीक है, वो आपस में गांव में ही, एक कुम्हार हैं तो वो किन्हीं को बर्तन दे देते हैं, बदले में एक आपको लोहार हैं वो लोहे का काम कर देते हैं लोगों के लिए, किसान हैं वो जो बाकी लोगों की वो अन्न की आवश्यकताओं की पूर्ति कर देते हैं। तो ये जो म्यूचुअल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी थी ना, इसी से संबंधित जजमानी प्रथा थी, और इसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया अंग्रेजों को। तभी तो आप अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड को भारतीय मार्केट की तरफ क्या कर पाएंगे? पुश कर पाएंगे। कर्नल स्मिथ आयोग का संबंध किससे था? एक्चुअली में इनका पूरा नाम कर्नल बेयर्ड स्मिथ था। ये 1860 में क्या हुआ है कि दिल्ली और आगरा क्षेत्र में अकाल पड़ा है। दिल्ली और आगरा क्षेत्र में, और 1860 देख सकते हैं कि 1857 के बाद का कालखंड है। ठीक है, भारत के राजनीतिक पटल के ऊपर बहुत सारी उथल पुथल थी, बहुत सारे लोगों को अंग्रेजों ने फांसी भी दे दिया था, जिसके कारण कृषि कार्यों के संपादन के लिए बहुत कम लोग बच गए थे। ठीक है, जो लोग थे भी वो सजा के डर से इधर उधर भाग गए थे, तो उस 2-3 सालों तक कृषि डिस्टर्ब रही थी, जिसके कारण अकाल पड़ा। इसी की जांच के लिए कर्नल आपको स्मिथ आयोग का गठन किया गया। ठीक है, आप लोग कमेंट करके हमको ये बता सकते हैं कि ऐसा ही एक फेमीन की जांच के लिए आयोग 1900 ईस्वी में बनाया गया है। ठीक है, उसका नाम क्या है? मजनू शाह और देवी चौधरानी किस विद्रोह के नेतृत्व करता थे? तो 1770 के दशक में एक सन्यासी विद्रोह कहाँ? वेस्ट बंगाल में फूटा था। ठीक है, मुर्शिदाबाद वगैरह बहुत ज्यादा इस आंदोलन के प्रभाव क्षेत्र में थे, और उन्हीं के जो लीडर्स वगैरह थे वो मजनू शाह और देवी चौधरानी है। अगर पुराना आपने ये गीत देखा होगा ना, वंदे मातरम वाला, ठीक है, जो आनंद मठ एक उपन्यास लिखी गई है उसमें ये गीत लिखा गया है, और वहीं से ये मूवी में एज इट इज ले लिया गया। अभी भी ए आर रहमान से लेकर के तमाम लोग इस गाने को अपने अपने तरीके से गाते हैं। हाउएवर हमको व्यक्तिगत तौर से ये पुराना वाला जो वंदे मातरम है बड़ा अच्छा लगता है, और ये जो जिस आंदोलन को इस मूवी में दिखाया गया है ना, वो यही सन्यासी विद्रोह था। ठीक है, अंग्रेज सन्यासियों को लेकर के बहुत सशंकित रहते थे। ठीक है, एक तो उनकी लैंग्वेज अंग्रेजों को समझ में नहीं आती थी, प्लस अंग्रेज क्या चाहते थे कि इंडियन लोग कहीं वेल एस्टेब्लिश तरीके से एक जगह रहें, खेती बाड़ी करें और हमको भू राजस्व दें। और जो सन्यासी आदमी होते हैं, जो साधु संत होते हैं, उनका ये सब सांसारिक मोह माया से कुछ लेना देना नहीं होता है, और उन्होंने एक इस तरीके से प्रचार किया कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, हमारा धर्म भी भ्रष्ट कर रहे हैं। तो सन्यासी विद्रोह 1770 के दशक में हुआ, बंगाल में हुआ, और ये यही मजनू शाह वगैरह इसके बड़े पॉपुलर लीडर्स थे। पाइक विद्रोह कहाँ हुआ है? तो ये 1817 ऑनवर्ड्स हुआ है, बक्सी जगत बंधु के नेतृत्व में हुआ है, और ये कहाँ पे हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, ये जो पाइक लोग थे वहां के वॉरियर्स लोगों के तौर पर उड़ीसा में इनको लिस्ट किया जाता है। ईयर भी नोट डाउन करके रख लेंगे कहीं पे कॉपी में, हो सकता है अगली बार ईयर ही पूछ दे। नाई धोबी बंद आंदोलन कहाँ का है? तो ये प्रतापगढ़ का है, उत्तर प्रदेश में, उसको देखेंगे। किस आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? ठीक है, वो व्यक्ति जिसने 550 से अधिक देसी रियासतों का एकीकरण किया, जिसके लिए गलती से एक 3000 करोड़ रुपए की एक मूर्ति बन जाती है, तो और वो भी बहुत बड़ा एक टूरिस्ट हब बन के उभरता है, तो बहुत से लोगों के पेट में दर्द होता है कि नहीं 3000 करोड़ रुपया वेस्ट हो गया। और आप सोचिए कि अगर 550 देसी रियासतें अभी एग्जिस्ट करती, तो हो सकता है कि 40-50 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए भी ना आपको एक वीजा पासपोर्ट लेना पड़ जाता है। ठीक है,
तो सरदार की उपाधि, सरदार एक प्रीफिक्स हमेशा वल्लभ भाई पटेल साहब के सामने लगा दिया जाता है। ये सरदार की उपाधि इनको किन्होंने दिया है, तो बारडोली की महिलाओं ने दिया है, और ये 1928 का है। ठीक है, तो ईयर भी कहीं पे नोट डाउन करके रख लेंगे। निम्नलिखित में से किस एक ने 10 से अधिक वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कार्य किया? 1772 वगैरह के आसपास एक व्यक्ति का जन्म होता है और 1833 में वो व्यक्ति मर जाते हैं। ठीक है, मरते भी कहां पर हैं? तो इंडिया में नहीं, इंग्लैंड में ब्रिस्टल नामक जगह पर उनकी मृत्यु होती है। और लगभग 12 साल उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया है। 1800 के शुरुआती वर्षों से लेकर के आपको 12 साल उन्होंने काम किया हुआ है, और उन व्यक्ति का नाम है राजा राम मोहन राय। मे भी आपके लिए नया फैक्ट हो कि इन्होंने 10 वर्षों से अधिक समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया है। आनंद मोहन बोस ने किस संगठन के निर्माण में सहयोग किया है? तो साधारण ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना फिर किन्होंने की थी? तो ये किया गया था आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा। आगे जा करके इसको कैसे चलाना है इसको लेकर के डिस्प्यूट होता है केसी सेन वगैरह के मध्य। एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनता है, और उसमें भी आगे चल करके एक और नया ऑर्गेनाइजेशन बनता है साधारण ब्रह्म समाज, और इसको बनाने वाले कौन से व्यक्ति हैं? आनंद मोहन बोस। इस व्यक्ति को और किस चीज के लिए जाना जाता है? इस महान व्यक्ति को और जाना जाता है, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के आपको सहयोगी थे। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन बनाने में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। इनमें से किसकी मृत्यु देश के बाहर हुई है? वीडी सावरकर, वीर सावरकर की मृत्यु कहां पर हुई है? तो ये बंबई में मरे हैं, जो देश के अंदर है। स्वामी विवेकानंद साहब बेल्लूर में मरे हैं, तो ये भी देश के अंदर है। हावेवर राजा राम मोहन राय, अभी हम लोगों ने देखा है कि ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, ब्रिस्टल वही शहर है जहां 1999 के वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर के पिताजी का असमय निधन हुआ था, और वो 1-2 मैच के लिए वहां से यहाँ इंडिया आए भी थे। हावेवर वो रिटर्न होते हैं, और रिटर्न होने के बाद ही क्या करते हैं कि पहले मैच में ही कीनिया के खिलाफ 140 नॉट आउट की एक बड़ी शानदार इनिंग खेलते हैं ब्रिस्टल में ही। ठीक है, तो वहां पे मृत्यु हुई है राजा राम मोहन राय की। और सुभाष चंद्र बोस साहब की मृत्यु एक बहुत ही रहस्यमय तरीके से आपको विमान दुर्घटना में हुई है। कहां पे? तो ताइवान में। ठीक है, तो दैट मीन्स देश के बाहर वाले फिर कौन लोग हो गए? राजा राम मोहन राय हो गए और सुभाष चंद्र बोस हो गए, तो 1 और 3। द गाइड टू पीस ऑफ हैप्पीनेस, पीस एंड हैप्पीनेस किसकी लिखी हुई किताब है? तो ये राजा राम मोहन राय साहब की लिखी हुई किताब है, उसको देखेंगे। द परसेप्ट्स ऑफ जीसस भी उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस भी इन्होंने लिखा हुआ है। न्यू टेस्टामेंट के ऊपर भी इन्होंने टिप्पणी की है, जो क्रिश्चियंस का धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, और इन सब के नीचे एक नाम, एक कॉमन सा आप देख रहे होंगे, राजा राम मोहन राय। तो न सिर्फ आपको द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस पता होना चाहिए, बल्कि परसेप्ट्स ऑफ जीसस भी पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी पता होना चाहिए कि न्यू टेस्टामेंट के ऊपर इन्होंने क्या किया है? टिप्पणी लिखी है। बिहार की हिस्ट्री से स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन। पाटलिपुत्र की किलेबंदी किसने की है? तो वज्जी संघ के साथ झगड़ा चलता था अजात शत्रु का, इसने अपने एक मंत्री वत्सकार को इस काम के लिए लगा रखा था। तो आपका किसी के साथ झगड़ा होगा तो आप अपना डिफेंस भी मजबूत करेंगे। इसी क्रम में किलेबंदी की गई है पाटलिपुत्र की अजात शत्रु के द्वारा। कुसुमपुर इनमें से किसका पुराना नाम है? कुसुमपुर या अजीमाबाद, ये सारे प्राचीन नाम रहे हुए हैं पटना शहर के। ठीक है, भानुगुप्त के एरन अभिलेख के अनुसार उसके किस सेनापति का उल्लेख मिलता है जो हुनों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था? भारत में सती प्रथा से संबंधित जो सबसे प्राचीन अभिलेख है उसमें भानुगुप्त का ये एरन अभिलेख पाया जाता है, और उसमें क्या लिखा हुआ है कि उनका कोई सेनापति है जो हुनों के खिलाफ लड़ता हुआ मर गए, वीर गति को प्राप्त हुए, और उनकी जो पत्नी है उन्होंने क्या किया? आत्मदाह कर लिया। और उस सेनापति का नाम क्या था? तो उनका नाम गोपराज था। ठीक है, बिहार प्रांतीय सभा कई बार बीपीएससी पूछ चुका है, किस ईयर का है? तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1929।
लास्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का कि जो स्वामी सहजानंद सरस्वती साहब हैं, इनकी पत्रिका अपने विचारों, चूंकि किसान आंदोलन से ये व्यक्ति जुड़े हुए थे, ठीक है, तो इनकी पत्रिका का क्या नाम था? इनकी पत्रिका हुंकार थी, जिसके द्वारा ये किसानों की समस्याओं को अंग्रेजों के समक्ष या आम जनमानस के समक्ष रखने का प्रयास करते थे। तो यहाँ तक हिस्ट्री के क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने देखे। बाकी अब आगे इकोनॉमी के क्वेश्चन देखिए।